ड्रामा के स्टॉट में हम एक लड़की को देखते हैं जो बोल रही होती है, मुझे 18 साल से यहाँ पर कैद करके रखा गया है क्योंकि मैं इनकी जो है लीगल बेटी नहीं हूँ। मैं बहुत ही लो ब्लड लाइन की बेटी हूँ, तो इन्होंने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। एकदम डॉग्स की तरह मुझे खाने को खाना नहीं देती। इम्प्रेस और उनकी बेटी मेरी जगह लेना चाहती हैं। मेरे अंदर एसेंस डाले थे जिनको निकाल कर वो अपनी बेटी को देना चाहती थी। आज वो दिन था। इम्प्रेस आती है और उसके पेट से ना वो फिनिक्स ओरा निकाल लेती है और अपनी बेटी को दे देती है। कहती है प्लीज ऐसा मत करो मत करो। बेटी अब बन जाती है असली सेंट। कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। इम्प्रेस कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। वो लड़की तो बहुत खुश होती है और कहती है जाओ इसे मॉन्स्टर के इलाके में डाल दो ताकि वो इसे खा जाए। तब हम देखते हैं नैन बोलती है क्या मेरा सच में ऐसे ही अंत है? ऐसे तो नहीं मरना चाहती। क्या मैं उन लोगों से बदला भी नहीं ले पाऊंगी? से एक लीडर आ जाते हैं जहां पर बताते हैं कि 1000 साल बाद जो है एशियंस का जन्म हो चुका है। ये यहाँ का लीडर बनाओ। मीन्स असली सेंट वही होगी। है नैना डीमन के इलाके में धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं युवॉश को जो कि बैठे हुए होते हैं। उनके पास तो कोई भी जाने से डरता है। और उधर हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी बैठी हुई होती है जो असल में लॉक हैं। कई हजार साल से बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, इसीलिए डीमन के इलाके में जब भी कोई आता है तो वो लोग उसे मारकर किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। सब कहते हैं देखो देखो एक छोटी सी बच्ची ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। वो भी लॉर्ड की तरफ कहते हैं ये कौन है? युवॉश कहता है मेरे पास आओ। उसे अपने पास ले जाकर बगल में ही लिटा लेता है। कहीं ना कहीं युवॉश उसको देखकर ना बहुत खुश हो रहा होता है कि यह तो कितनी सुंदर है, बिल्कुल सनलाइट की तरह। लेकिन सनलाइट से ज्यादा यह मेरी पिलो है। मैं इसके ऊपर कम से कम अपना सर रख कर सो सकता हूँ ना। जैसे उठने चलती है नैन तो फिर से उसको बेहोश करके ना बड़े प्यार से युवाशु देख रहा होता है। कहता है बस तुम भी सोती रहो और मैं भी सोता रहूं। तुम मेरी परफेक्ट पी लो। ये जो नैन थी ना उसके अंदर 2 एग्स थे। एक फिनिक्स एग ले लिया था उसकी कजिन ने, बट अभी दूसरा फिनिक्स एग उसके पास था, नीचे गया था। यहाँ पर फिनिक्स एसेंस को देखकर डिवाइन गॉड होती है। कहती है कि इसका दूसरा बच्चा भी है। वो तुरंत उसे उठाकर नीचे लाते हैं तो एक को उठा लेती है। कहती है यहाँ पर कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है? सब लोग कहाँ पर हैं? सामने देखती है कि लॉर्ड बैठी होती है। कहती है तुम कौन हो? यहाँ पर बताती है कि मैं गॉड हूँ। वो नीचे बैठ जाती है। कहती है कि आप मुझे अपनी डिसिपल के रूप में ले लीजिए ना, मुझे कल्टीवेशन सिखा दीजिए, मैं आपकी डिसिपल बनना चाहती हूँ। तो वो हंसने लगती है। कहती है मैं तुम्हें कभी भी अपनी डिसिपल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यहाँ पर नैन कहती है लेकिन क्यों, मैं आपके अंडर में रहकर काम करना चाहती हूँ। कहती है ठीक है तुम मुझे अपनी गॉड मदर मान लो तब ठीक रहेगा और मेरी डॉटर बनकर रहो। यहाँ पर नैन बहुत खुश हो जाती है। कहती है थैंक यू सो मच। प्रिंसेस को देखते हैं जो दूसरा अंडा लेकर उसके फूटने का इंतजार कर रही होती है और वो अंडा फूटता है और सच में उसमें से ब्लड फिनिक्स निकलती है। ब्लड फिनिक्स को देखकर सब कहते हैं 1000 साल बाद ऐसे ही फिनिक्स ने जन्म ले लिया है। बहुत अच्छी बात है ये हमारे नेशन के लिए। वो ऑलरेडी 10,000 बीस्ट किंगडम था, वहां पर एक बीस्ट ने और जन्म ले लिया, तो ये बहुत ही रुतबे की बात हुई। प्रसाद देना उनके फियांसे आ जाते हैं। साथ में वहां पर बहुत सारे तोहफे लाए होते हैं जो है सेंट के लिए कि डिवाइन बीस्ट को तुमने जन्म दिया। मैं ही हूँ असली सेंट और इस डिवाइन बीस्ट को मैंने जन्म दिया। मतलब सारा झूठ बोल देती है। इधर हम देखते हैं कि नैन बैठी हुई होती है। उसकी कल्टीवेशन अब बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है और वो धीरे धीरे टॉप लेवल तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पर गॉड मदर उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही थी। सारे गॉड कहते हैं तुम तो कितनी अच्छी हो, तुमने तो कितना अच्छा काम कर दिया। पूरे 3 मंथ बीत चुके थे। कहती है मैंने तुम्हें काफी हद तक जो है ट्रेन कर दिया है, प्लीज मुझे बाहर जाकर एम्बेस मत करना। कहती है नहीं अंडा फूटने वाला होता है। सब कहते हैं कौन जन्म लेगा, कौन जन्म लेगा। अंडा बहुत तेजी से रोल कर रहा होता है और उसमें से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकलता है और उससे बेबी जन्म लेता है। कहता है उफ मैं तो कितना थक गया था, कितने दिन तक मैं अंदर था। मास्टर मास्टर देखो ना आप कितने सॉफ्ट एंड स्वीट हो, आप ही मेरी मास्टर होंगे। और सबको ना वो चिढ़ा रहा होता है। कहती है ठीक है तुम ही मेरे बच्चे हो। अब हम देखते हैं कि वो कहती है कि अगर यह मेरा बच्चा है तो दूसरा मेरा बच्चा कहाँ पर है? वो उसके पेट में बहुत तेज से दर्द होने लग रहा था क्योंकि इधर प्रिंसेस ना लिटिल डीमन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। उसे मार रही थी कि तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करो ताकि मैं रियल सेंट बन जाऊं।
लेकिन बार बार ब्लड प्रिंस कह रही होती है मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लेकिन वहां पर मास्टर और डिसिपल का बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है उन दोनों के बीच सेलेक्ट हो चुका था, तो वो भाग भी नहीं सकती थी। यदि मैं कभी भी तुम्हें अपना मास्टर सेलेक्ट नहीं करूंगी, ये जान लो, तुम मुझे कितना भी मार लो, अब देखना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहती है अच्छा तुम मुझे बताओगी। वो उसके ऊपर अटैक करती तो पलटकर वही अटैक कर देती। एम्प्रेस फिनिक्स को गिरा देती है। तुमने इन्हें अपनी मास्टर नहीं माना तो पीट पीट कर तुम्हें यहाँ पर मार डाला जाएगा। इधर लगातार वो चिल्ला रही होती है कि मेरी बच्ची कहाँ पर है, मुझे उसे वापस लाना है। तब यहाँ पर नैन कहती है गॉड मदर मुझे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। कहती है ठीक है लेकिन वापस जरूर आना। जैसे जाने लगती है तो जितने डीमन होते हैं ना सब उसको एक एक तोहफा देते हैं, पर गॉड मदर उसे स्पिरिट टूल देती है ताकि उसमें सारे के सारे जो वेपन्स थे उनको रख सके। अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि युवाशुई को अब होश आता है। देखता है कि उसकी पिलो तो है ही नहीं। कहता मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है, पहले तो मैं कितने आराम से सो रहा था। तभी वो देखता है कि वहां से तो उसकी पिलो जा रही है। कहती है कि मेरी पिलो नहीं जा सकती। जैसे ही बाहर निकलता है तो दो डिसिपल आते हैं जो कहते हैं कि ये देखो ये पता नहीं कहाँ से आ गया, इडियट लगता है। कहता है ये बताओ मेरी पिलो कहाँ पर है। कहता है अच्छा मैं तुम्हारी पिलो को ही ढूंढो। तो उनके ऊपर युवाशु अटैक कर देता है। कहता है मेरी पिलो ढूंढ कर लाओ। मैजेस्टी बैठ जाते हैं और आज वहां पर जो है सबसे पावरफुल बीस्ट ने जन्म लिया होगा ना, उसका परीक्षण है, उसी के हिसाब से उसे रैंक दी जाएगी। सब अपने अपने जानवर लेकर आए हुए होते हैं, लेकिन किसी के अंदर से भी अभी इतनी गहरी रोशनी नहीं निकली थी कि कोई उसे और भी पावरफुल बना सके। सब कहती हैं अच्छा 6th लेवल 5th लेवल, लेकिन अभी कोई भी 5th लेवल के ऊपर नहीं पहुंचा था। उसे जबरदस्ती खींच कर लेकर जाती हैं। कहती है अपना जो परफॉर्मेंस है ना बहुत अच्छा करना। वो मना करती है तो उसके ऊपर अटैक कर देती हैं और उसकी पावर जैसे ही उस गोल घेरे में डालती हैं और वो लेवल 9 तक पहुंच जाती हैं। सब कहते हैं इनक्रेडिबल, इन कहते हैं अद्भुत, इतना ज़्यादा उच्च प्रदर्शन मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। शायद यह मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट चांस होगा कि मैंने 9th लेवल की पावरफुल ब्लड फिनिक्स को देखा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नैन आ जाती हैं। नैन को देखकर ही ब्लड फिनिक्स कहती है कि वाह मेरी मदर आ गई, मीन्स मेरी मास्टर तलवार आगे करती हैं। उसको देखकर सब कहते हैं ये यहाँ पर क्या करने आए, मरी नहीं, आखिर यह जिंदा कैसे हुई। नैन कहती है कि मेरे एसेंस को लेकर बता रही हूँ कि यह तुम्हारा है। तुरंत ही जाती है ब्लड फीलिंग्स और मास्टर के गले लग जाती हैं। कहती है मदर आप कहाँ पर थी, मैंने आपको कितना ढूंढा, प्लीज मुझे बचा लो। युवाशुई को उसकी पिलो नहीं मिली थी। जिन दो डिसिपल्स को भेजा था ना पिलो लाने के लिए, तो वो पिलो ले आते हैं। कहते हैं कि ये पिलो बहुत ही अच्छी है, ये जेडे पिलो है, ये ऑटोमेटिक पिलो है, तो ये सब बहुत अच्छी पिलो कहते हैं। मैं अपनी पिलो की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही मुलायम, उसकी महक बहुत अच्छी है। कहती है अच्छा ठीक है, तो ये ले लीजिए, ये सिल्क वॉर्म है, ये आपके चेहरे को और आपकी बॉडी को थोड़ा सा आराम देगी। कहते हैं मुझे यह नहीं चाहिए, अगर तुम लोग मेरी पिलो को नहीं ढूंढ कर लाए तो बहुत ही गलत होगा। यहाँ पर अभी इधर युवाशई देखता है कि अच्छा तो मेरी पिलो यहाँ पर है, फाइनली मैंने ढूंढ लिया, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। नैन कहती है कि तुम मेरी हाफ सिस्टर हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा मेरे से कोई रिश्ता नहीं है तो नहीं ही होगा। अपने एसेंस को यहाँ से ले जाकर ही रहूंगी। तो वो अपनी पावर को जैसे ही वो अंडे में डालती हैं ना, तो वो जो पावर होती है और भी आगे तक जाती है। नैन कहती है क्योंकि लाला मेरे से जुड़ी हुई है। सब कहते हैं ये तो परफेक्ट है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है मास्टर और डिसिपल का वो उन दोनों के बीच है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एरे है। सब कहते हैं हाँ सही बात है, कॉन्ट्रैक्ट एरे को तो तोड़ा नहीं जा सकता है। कहती है कि अगर यहाँ पर और भी ट्रिक तुम्हें खेलनी है ना तो खेलो, लेकिन लाला सिर्फ मेरी है और मेरे पास ही रहेगी। कहती है कि मैं अपनी मास्टर के पास जाऊंगी, तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तो यहाँ पर प्रिंसेस लाला के ऊपर अटैक करती है कि अगर अब दोबारा जाने की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहां पर उसकी पूरी एनर्जी निकालकर सारी बीट्स लोगों के बीच में बांट देती है। कहती है कि यह मेरी पावर तुम दूसरों को दे रही हो। सब कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वहां पर ब्लड इलेक्टर सबको दे दिया जाता है। ये बात देखकर कहीं ना कहीं नैन को बहुत दुख हो रहा था कि इस प्रिंसेस की वजह से लाला को बहुत तकलीफ हो रही है। अब आदेश दिया जाता है कि इस नैन को यहाँ पर मार दिया जाए। जैसे ही मारने जाती है प्रिंसेस,
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है। कहता है कि खबरदार, अगर मेरी मास्टर को हर्ट भी किया तो। वहाँ पर वो अपनी पावर जैसे ही दिखाता है तो पता चलता है ये तो बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। ये कौन है यहाँ पर? अब जो है बताती है कि ये इसी का जुड़वा है। मतलब इन दोनों बच्चों को मैंने साथ में जन्म दिया था, लेकिन इम्प्रेस और प्रिंसेस ने इसे मुझसे छीन लिया। यहाँ पर वो बार बार कह रही थी मुझे मास्टर के पास जाना, तो लाला के ऊपर प्रिंसेस अटैक करती है। तब नैन कहती है तुम पागल हो गई हो, भलाई बच्ची के ऊपर को क्या लग रहा था कि इसको मैंने ऊपर से फेंक दिया था नीचे जो है डीमन गॉड के एरिया में, तो वहां से तो वैसे भी इसकी सारी पावर चली गई होगी, तो जीतूंगी मैं ही। कहती है ठीक है चलो कंपटीशन स्टार्ट हो जाए। दोनों के बीच वहां पर जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है ना, एक ही वॉर में वो तुरंत ही प्रिंसेस को नीचे धक्का दे देती है और नीचे गिरा देती है। कहती है तुम्हें ये कैसे हुआ? कहती है 18 साल तुमने मुझे बांध कर रखा, लेकिन आज अकाउंट एकदम सेटल कर लेते हैं। इम्प्रेस कहती है दूर हटो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कहती है क्यों, डर लग गया इम्प्रेस? वहां पर छोटा बच्चा जाता है और उसको लगातार 3-4 थप्पड़ मारता है। कहता है इसके लिए यही सही है, अब तुम हार चुकी हो तो लाला मेरी हुई। वहां पर उसके गले पर कट लगा देती है और लाला को उसका भाई छुड़ा लेता है। कहते हैं क्या सच में असली सेंट कौन है इसमें से? तब यहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कि मुझे बचा लो, असली सेंट मैं हूँ। कहती है कि ठीक है, अगर तुमने आज एडमिट नहीं किया ना कि असली सेंट कौन है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर नैन कहती है दोनों बच्चों यहाँ से जाओ, लेकिन जैसे ही जाने लगते हैं तो के मास्टर अटैक करने के लिए आ जाते हैं नैन पर। सामने दोनों बच्चे आ जाते हैं। कहते हैं इन बच्चों के अंदर इतनी पावर है कि हम लोग इनको मैच नहीं कर सकते, लेकिन दोबारा अटैक करेंगे तो ये बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इम्प्रेस कहती है इनको मार गिराओ यहाँ पर, और लाला तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। कहती है मैं ले जाऊंगी, ऑलरेडी मुझे बहुत ह्यूमिलिएट कर लिया है, लेकिन अब नहीं, मैं इन दोनों बच्चों को यहाँ पर लेकर जाऊंगी। वो अटैक करते हुए उसे फिर से नीचे गिरा देती है। कहती है ये डिफाइन बीस्ट मेरी है। प्रिंसेस चिल्ला रही होती हैं। ऊपर से हम देखते हैं मास्टर कहते हैं कि इंपीरियल प्रिंसेस को इस तरह चोट पहुंचाना या अथॉरिटी में नहीं आता, इसीलिए इसे तुरंत ही कैप्चर करो। कहती है कि मास्टर आप यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों से निपट लूंगी। मैन कहती है कि नहीं, तुम दोनों बच्चों मेरे पीछे आओ, भले ही आज मैं मर जाऊं लेकिन मैं तुम दोनों को बचाकर ही रहूंगी। वो अपनी डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करती हैं और उन लोगों पर अटैक करने चलती हैं। जितने भी डीमन गॉड के यहाँ से सारे डीमंस ने दिए थे, और इतने पावरफुल आर्टिफैक्ट देखकर ना सब डर जाते हैं कि इसके पास इतने पावरफुल आर्टिफैक्ट आए कहाँ, लेकिन अचानक से धरती थम जाती है। सब लोग रुक जाते हैं, सबके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि वहां पर आ चुके होते हैं योवॉश जैसे ही गिरने चलती है नट तो उसको रोक लेते हैं। कहते हैं फाइनली मेरी पिलो मुझे मिल गई, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, और उसके फोरहेड पर किस करते हैं। कहती है अब ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, और ये एज को तुम्हें जानती भी नहीं। कहती है कि तुमने मुझे किस क्यों किया, तुम हो कौन? प्रिंसेस कहती है ये सब क्या चल रहा है, कहाँ से आ गए तुम? कहते हैं डॉल हो तुम मेरी। कहती कौन से डॉल, कैसे डॉल, तुम मुझे डरा रहे हो। प्रिंसेस कहती है कि अच्छा अपने लिए एक लड़का भी ढूंढ लाई, तुम्हें अपने लवर की बड़ी जल्दी थी तो तुमने ढूंढ लिया। कहती है कि जाओ यहाँ से, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। वहां पर उसका हाथ अपनी तरफ खींचता है। कहता है कि तुम मेरी डॉल हो, मैं तुम्हें अपने पास से नहीं जाने दे सकता। वहां पर उन सबको वो नीचे गिरा देता है और कहता है ये सब तुम्हारे अंडर में ही काम करेंगे, इतना याद रखो कि ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो बार बार मास्टर बोल रहे होते हैं तो उन्हीं को नीचे धक्का देकर गिरा देता है। उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है गुस्सा मत करो मेरी डॉक्टर। नैन कहती है हो कौन, आखिर तुम? तब उसे याद आता है कि अच्छा, तो जब उसे थोड़ा सा होश आने वाला था तो यही उसके बगल में लेटा था, मतलब उसे जगाना खतरे से खाली नहीं था, एक ही चुटकी में सबको मार सकता है। सब लोग उठने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। कहती है अच्छा दूर हटो। अब नीचे दोनों बच्चे कह रहे होते हैं कि मास्टर इससे दूर हटो, ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो नैन कहने लगती है कि तुम्हें मैं पिलो नजर आती हूँ, डॉल नजर आती हूँ, मैं तुम्हें ह्यूमन नजर नहीं आ रही, मैं एक चीती जागती ह्यूमन हूँ, तुम मुझे पिलो नहीं समझ सकते। कहता है ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसको लेकर जाने लगते हो तो मास्टर कहते हैं लेकर नहीं जा सकते, ये औरत को तो यहीं पर रहना पड़ेगा, और जो उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट एरिया है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। प्रिंसेस कहती है कि नन
तो सिड्यूस करने में नंबर 1 निकली। मतलब अपने बेड तक लेकर इसको चली गई तो उसके चेहरे पर कट का निशान लगा देती है कि खबरदार मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारा पूरा फेस कट कर दूंगी। अभी तो थोड़ा कट किया है। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवांशु इसके ऊपर अटैक कर देता है, उसे नीचे गिरा देता है कि उतना ही बोलना जितना अच्छा हो तुम्हारी सेहत के लिए। उसकी पूरी कल्टीवेशन हमेशा के लिए खत्म कर देता है और वहां से नैन को लेकर चला जाता है। वहां से जाने के बाद मास्टर कहती है ये सब क्या था? यही प्रिंसेस के फियांसे कहते हैं कि अगर इसी तरह रहा ना तो मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। इम्प्रेस कहती है इतना याद रखो कि तुम इसके फियांसे हो और इस तरह की बातें तुम पर अच्छी नहीं लगती। कहता है फियांसे तो तब बनूंगा ना जब इसकी कल्टीवेशन आ जाएगी। इसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं और मुझे इसने इस तरह ह्यूमिलिएट किया है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो युवाशु नन को लेकर अपनी जगह पर जाता है। लाला कहती है कि उस अगली क्रिएचर को अच्छा किया आपने मारकर। कहती है मास्टर अब हम लोग आपके साथ रहेंगे। वहां पर वो देखती है कि उसे बहुत मारा गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट एरे को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। युवंस कहता है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एरे खत्म नहीं होगा। कहती है कोई तो रास्ता होगा, प्लीज बता दो। वो उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है। कहता है हाँ बता दूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सो लूं। उसको किस करने चलता है लेकिन नीचे जाकर सो जाता है। इस पर लाला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कहती है कि ठीक है तुम सो लो, लेकिन इस तरह तुमने मुझे पिलो क्यों समझ रखा है? क्या हमेशा ऐसे ही सोते रहोगे? लाला कहती है कि भले ही ये स्ट्रांग हो लेकिन हम लोग भी तो सोएंगे। हम लोग आखिर कहाँ सोए? यदि ठीक है चलो मैं इधर सो जाती हूँ। वो जाकर युवासुई के सामने लेट जाती है, लेकिन जैसे ही युवासुई को देखती है ना तो फिर से भाग जाती है, क्योंकि युवानसुई अपने सामने किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तीनों के तीनों उसके ऊपर लेट जाते हैं। बेचारी नैन अकेले लेटी रहती है। कहती है उफ क्या मुसीबत है, क्या मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी? तो वो भी लेट जाती है। वहां आंखें बंद कर लेती हैं और चारों वहां पर सो जाते हैं। जो सैंड सेक्टर के मास्टर होते हैं ना, वो पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वहां पर वो कौन सा आदमी था जो आया था जो इतना पावरफुल था। वो बताते हैं कि वो वैली के गॉड थे, इसी वजह से वो इतने पावर थे। कहते हैं अच्छा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर प्रिंसेस आ जाती है। कहती है कि मैंने आपके लिए ना डेजर्ट तैयार किया है। कहती है ब्रदर फ्रेंड हम उस मुझसे शादी करेंगे ना? कहती है तुमसे शादी नहीं करूंगा जब तक तुम्हारी कल्टीवेशन नहीं आ जाती, और उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। कहती है ये सिर्फ उस नैन की वजह से हुआ है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी नैन की वजह से। कहती है मदर देखो ना, फैंग भी मुझे छोड़कर चले गए। आखिर मैं क्या करूं? मेरी तो सारी की सारी कल्टीवेशन भी चली गई। मैं सेंट भी नहीं रहूंगी तो क्या होगा? कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगी ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर सको। इधर हम देखते हैं कि जो युवा होता है ना पहले उठ जाता है और वहां पर नैन के ना बाल बना रहा होता है। कहती है ये क्या कर रहे हो तुम? कहता है कुछ नहीं, बालों को बना रहा था। वैसे तुम्हारे बाल काफी अच्छे हैं ना? उसको चोट लगी थी ना वहां पर, वो सब सही कर देता है। कहती है कि है कौन ये और इतना खतरनाक क्यों लग रहा है मुझे? कहती है कि देखो हेवन और अर्थ की ताकत तो मेरे पास भी है, लेकिन इस तरह तुम मुझे अपने पास नहीं घसीट सकते। कहता है कि देखो मैं सो चुका हूँ और अब मेरी बॉडी थोड़ी सी रिकवर हो चुकी है, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल पावर कभी भी जाती है कभी भी आती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी नींद में थोड़ी सी भी रुकावट आए। वो उसके बालों को बना रहा होता है। कहती है कि ठीक है बताओ ना कि इसका एरे कैसे तोड़ा जाए। दूर से लाला ना गुस्सा कर रही होती है। कहती है प्लीज बताओ ना। वहां पर वो बताता है कि देखो एक फ्लावर है जो बहुत टाइम में खिलता है और वो शायद उस फ्लावर की पत्तियां तुम्हें फिजिशियन के पास मिल जाए, लेकिन मिलियंस में एक चांस ऐसा होता है कि वो तुम्हें मिले। जाकर फिजिशियन के पास पता करो। कहती है ठीक है मैं जाकर पता करूंगी, शायद कुछ ना कुछ मिल ही जाए। मन में सोच रही होती है ये पागल है क्या जो मेरे बाल ही बनाया करता है। कहती भूख नहीं लगी है तुम्हें? कहता हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना देती हूँ। कहती है ठीक है बना दो। अभी हम देखते हैं कि खाने में ना वो नींद की दवा मिला देती है और वहां पर युवाशुई को सुला देती है, अपना चली जाती है उसको लेकर फिजिशियन के पास। इधर हम फिजिशियन को देखते हैं जिनकी बहन गायब हो चुकी थी, वो मिल ही नहीं रही थी। कहती है कि इतना टाइम हो गया, आखिर मेरी बहन कहाँ पर गई होगी? वो परेशान हो रहे थे। इधर जो नैन होती है जाती है अंदर,
तब फिजिशियन कहते हैं मिसिन तुम यहाँ पर हर्बल फूल की पत्तियाँ लेने आई हो। कहते हैं अच्छा कि वैसे भी तुम्हें वहाँ से जो है रिबेलियन घोषित कर दिया गया। जो भी तुम्हें देखे तुरंत ही पकड़कर मैजेस्टिक के हवाले करना है। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तब हम देखते हैं कि नैन कहती है कि आप यह नहीं कर सकते क्योंकि जब सब लोग मेरे ऊपर वहाँ पर अटैक कर रहे थे तो आप एक ऐसे थे जो मुझ पर अटैक नहीं कर रहे थे। कहती है लेकिन तुम चाहती क्या हो। कहती है कि बस मुझे वो फ्लावर की पत्तियाँ दे दीजिए ताकि मैं कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसेस और लाला के बीच दौड़ सकूं। वो कहते हैं ठीक है लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। इधर अभी हम देखते हैं कि युवा सुई जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं उसकी पिलो फिर से गायब है। कहते हैं भाग गई, फिर से भाग गई। घोस्ट वाली के जितने भी लोग होते हैं ना उससे कह रहे होते हैं कि आप चलिए, आपके घोस्ट वाली में बहुत ज़रूरत है। कहते हैं लेकिन मेरी डॉल कहाँ पर गई। मेरी डॉल तो दोबारा चली गई। कहते हैं कौन सी डॉल, आपकी डॉल को क्या हुआ। कहते लगता है हमारे मास्टर को जो एक पपेट डॉल मिल गई, मतलब कोई लड़की, यह तो अच्छी बात है ना। इधर अभी हम देखते हैं कि एरिना से जो उसकी बहन गायब हुई थी उसके बारे में जो है मिसन को पता लगाना था। यहाँ पर फिजिशियन बताते हैं कि मिस्टीरियस तरीके से बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ से गायब हो रही हैं। कहती है ठीक है मुझे अपनी बहन का पोर्ट्रेट दे दो ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। उसके पोर्ट्रेट देकर दोनों कहते हैं कितनी सुंदर है आपकी बहन, सच में आपकी बहन को ढूंढ दिया जाएगा। इधर हम देखते हैं मिस्टर फ्रैंक को इतनी चोट लगी थी ना तो फिजिशियन उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन अभी भी वो गुस्सा जो है युवा सुई पर होते हैं कि उसने मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और रही प्रिंसेस की बात तो मैं उससे शादी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहा था, लेकिन अब उसके पास जब कोई कल्टीवेशन है ही नहीं तो भला मैं उससे शादी क्या करूं। तब वहां पर प्रिंसेस आ जाती है। कहती है देखो मैंने अपनी ही कल्टीवेशन ले आए हैं। कहते हैं अच्छा है, अब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। दूर से फिजिशियन भी हंस रहे होते हैं कि यह धोखा है। नन जा रही होती है और सब लोग एक तरफ भाग रहे होते हैं। कहते क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो, मुझे बताओ ना। कहते पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, चलो देखते हैं हम लोग भी चलकर। इधर हम देखते हैं एक लड़की होती है जो लगातार सबको मार रही होती है। सब कहते हैं बहुत इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव। वो कहती है किसी के अंदर हिम्मत है तो मुझे चैलेंज करके दिखाएं। इतनी देर में हम देखते हैं कि वहां पर युवाशुई पहुंच जाता है। युवाशुई को देखकर वो औरत कहती है कि वाह इतना हैंडसम, मतलब मैं तुमसे लड़ाई करने का नहीं लेकिन मैं तुम्हें अपना हस्बैंड इसी वक्त चुनती हूँ। कहते हैं कौन सा हस्बैंड, कैसा हस्बैंड। कहती है कि बस तुम मेरे हस्बैंड हो, इतना हैंडसम हस्बैंड। वहां पर तब तक नैन आ जाती है। कहती है खबरदार वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। कहती है मेरे हस्बैंड है और कौन मुझे रोकेगा। नन कहती है अच्छा ठीक है चलो तुम्हें अगर इससे शादी करनी है तो कर लो, वैसे भी मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। दूर से युवांशु स्माइल कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि चलो मेरे से लड़ाई करो, अगर मैं जीती तो ये लड़का मेरा हुआ, अगर नहीं जीती तो कोई बात नहीं। कहती मैं लड़ाई करना ही नहीं चाहती, तुम इसको ऐसे ही ले जाओ। उसके ऊपर अटैक करने चलती है तो हिमांशु ही आ जाता है और वो चाबू पकड़ लेता है। कहती है तुमने क्यों पकड़ा जब हम दोनों के बीच पेट लगी हुई है। कहता है नॉटी बिहेवियर मत करो वरना तुम्हारा हाथ पूरी तरीके से काट दूंगा। कहती है ये पावर तुम्हारे पास कैसे आए। कहता है पिलो फाइनली तुम मिल गई ना, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। कहती है चलो यहाँ से। कहती है लेकिन तुम हर बार क्यों भागती हो, प्लीज ऐसे मत भागा करो ना, क्या मुझे तुम्हें बांध कर रखना पड़ेगा। बेटा बोलता है कि यह ज्यादा ही नहीं होशियार बनने का कोशिश कर रहा है, मेरी मास्टर के बीच में आ रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो लेडी कह रही होती है कि बताओ ना आप कौन हो, तो मैं यहाँ पर मार देता हूँ। तो जैसे मरने चलती है तो नैन कहती है कि नहीं इसे मत मारो, पता हमारे काम आ जाए। ठीक है डॉल जो कहेगी मैं वही करूँगा। लाला कहती है यह इंसान तो मुझे पागल कर रहा है, आखिर यह मेरी मास्टर के पास ऐसे कैसे जा सकता है। तब हम देखते हैं नैन कहती है तुम मेरे लिए कुछ पता करो। वहाँ पर अभी हम देखते हैं कि चारों जा रहे होते हैं छुपके छुपके। युवा जो होता है ना आराम से खड़ा खड़ा चल रहा होता है। कहती है अरे छुप जाओ ना जब हम लोग छुप कर चल रहे हो। कहते हैं छुपने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे भी जा सकता हूँ ना। कहती है नहीं अगर किसी को पता चल गया तो। अब वहाँ पर वो लोग हैंगन पवेलियन गए होते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पता कैसे चलेगा। कहती है कोई बात नहीं चलो आगे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं, लेकिन छुप कर चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वॉइस मत निकालो वरना हम लोग पकड़े जाएंगे।
कहते हैं ठीक है चलो फिर चलते हैं। वहां पर वो धीरे धीरे चुपके चुपके आगे बढ़ रही होती है। सब चुपके चुपके ही निकलते हैं लेकिन अपना वैसे ही निकलता। दोनों बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो युवान जो इनको पीछे कर देता है। कहता है तुम जरा पीछे रहो, मुझे देखना है इसके साथ। वहां पर नजर पड़ती है कि जो है बई आई हुई है। कहती है ये प्रिंसेस बई यहाँ पर क्या कर रही है। पता चलता है वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गई है। अंदर उसके ग्रैंडफादर होते हैं। कहती है चलो अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं। युवाशु इसको लेकर जाता है तो उसके बहुत करीब होती है। कहता है मेरी तरफ नहीं देखना है, उधर देखो। वहां पर पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर कोई ना कोई कल्टीवेशन तो कर रहे हैं। कहती है ग्रैंडफादर फाइनली मैं आ गई। कहते ठीक है ये क्रॉस लीजन फर्स्ट है, तुम्हें इसे अपने अंदर समाहित करना पड़ेगा। कहती है ठीक है। वो सामने बैठ जाती है और वहां पर उसके फादर पूरी की पूरी कल्टीवेशन करती हैं। कहते हैं लेकिन वहां पर औरतों के रोने की आवाज आ रही थी। ये औरतों के रोने की आवो कहाँ से आ रही है, और ये आवो तो बढ़ती जा रही है। यंशु कहती है ठीक है चलो अंदर चल कर पता करते हैं, लेकिन अभी नहीं थोड़ा सा रुक जाओ फिर पता करते हैं। वहां पर उसके पास 2 एल्जिया आ जाते हैं जिसे प्रिंसेस बाई अपने अंदर ले लेती हैं। उनकी पावर और भी बढ़ गई होती है। ग्रैंडफादर बहुत खुश होते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर अब बहुत आगे तक जाएगी। कहती है थैंक यू सो मच ग्रैंडफादर। वहां से वो लोग चले जाते हैं। कहती है ऐसा ट्रीजर है और इन्होंने ऐसा यहाँ पर क्या रखा है कि मिरेकल ही हो गया। अंदर चारों के चारों जाते हैं लेकिन वहां पर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी जिससे जो है ढूंढा जा सके कि औरतों के रोने की आवो कहाँ से आ रही थी। कहते हैं लगता है कि बुद्धा ने कमाल कर दिया इसी वजह से। पर युवा सुई अपनी पावर का यूज करता है और खुलता है सामने का दरवाजा। सामने का दरवाजा खुलते ही चारों के चारों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कितनी सारी लड़कियां और बंधी हुई थी। कहते हैं ये क्या है। सब कहते हैं मुझे मार डालो, प्लीज मुझे मार डालो, यहाँ पर मुझे ऐसे बांध कर मत रखो। तब लाला बोलती है कि डैम मॉन्स्टर्स ऐसे भला कोई किसी को और प्रताड़ित करता है। देखो ना कितने बेचारे ये लोग लग रहे हैं। कहते हैं कि युवा शुई आखिर इन लोगों को क्या हुआ है, ये लोग यहाँ पर ऐसे क्यों बंधे हुए हैं, बताओ ना मुझे। तब पता चलता है कि वहाँ पर फिजिशियन की बहन भी है। कहती है कि ये यहाँ पर कहती है मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो यहाँ से। कहती है ठीक है मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी और तुम्हारे भाई ने मुझे ढूंढने के लिए भेजा है। कहती है मुझे पता था कि मेरा भाई मुझे जरूर ढूंढेगा लेकिन अब मैं यहाँ से कैसे जाऊं। कहती है फॉर्मेशन मुझे तोड़ना पड़ेगा, तभी मैं तुम लोगों को बचा पाऊंगी। वो फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश करती हैं बार बार लेकिन तोड़ नहीं पाती हैं। तब यहाँ पर युवा सुई कहती है तुम इन लोगों को बचा नहीं सकती हो, यू यूजलेस है। कहती है क्या मतलब। यहाँ पर युवा बताता है कि इन सब की डेथ हो चुकी है, सिर्फ स्पिरिट यहाँ पर हैं, प्रिमिडियल स्पिरिट, बाकी इन लोगों की बॉडी यहाँ से जा चुकी है। इनकी सोल को यहाँ पर कैद करके इनसे एलिक्चर निकाला जाता था जो बहुत ही पावरफुल होता है। कहती मुझे यहाँ पर मार डालो, मेरी आत्मा को यहाँ से निकाल दो। वैसे भी हम लोग किसी चींटी से कम नहीं है जिसे हर रोज प्रताड़ित किया जाता है। हम लोगों से फॉर्मेशन के जरिए एलिक्चर निकाले जाते हैं। प्लीज इतना रहम तो कर दो कि हमें यहाँ पर हमारी आत्माओं को मुक्त कर दो। यदि क्या मतलब, मैं कोई ना कोई कोशिश जरूर करूंगी, मैं तुम लोगों को निकाल लूंगी। लेकिन पता था कि वो लोग मर चुके हैं। वो रो रही होती है। युवा सुई कहते हैं मेरी डोल रो नहीं सकती है, मैं अपनी डोल को रोते हुए नहीं देख सकता, लेकिन इन सबको यहाँ से कैद से आज़ाद जरूर कर सकता हूँ। वहाँ पर आधी से ज़्यादा पावर युवा सुई अपनी यूज़ कर देता है। तब इस पर बच्चे कहते हैं क्या सच में ये लोग मर जाएंगे और युवा सुई को क्या हुआ। कहती है इस तरह अपनी पावर का यूज़ मत करो। तब हम देखते हैं कि फिजिशियन की बहन कहती है कि सिस्टर आप मेरे भाई को ये पेंडेंट दे दीजिएगा, उससे कहना कि मैं उसे हमेशा ही याद करूंगी। वो मेरे भाई मीन्स मेरा सबसे प्यारा भाई है, लेकिन वो इन लोगों से बदला जरूर ले, मेरे लिए बदला ले इन लोगों से। वो अपनी जेडे अपने हाथ में ले लेती हैं और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हैं। सबकी स्पिरिट वहाँ से चली जाती है, लेकिन युवा सुई बहुत ही युवांशुई की पावर बहुत कम हो जाती है। लाला कहती है कि आप इसकी प्लीज़ केयर मत करो ना, ये सिर्फ नाटक करता है। कहते हैं तब युवा सुई कहता है कि अच्छा मैंने इतना बड़ा काम किया, मुझे हक तो कर लो ना। कि लाला बोलती है कि इन लोगों का पर्दाफाश करो ना मास्टर प्लीज। कहती है ऐसे नहीं सबके सामने, वैसे भी सब इतने लोगों को मारा है ना, तो 2 दिन बाद बर्थडे सेलिब्रेशन है,
हम लोग वहां पर चलेंगे, उन लोगों का पर्दाफाश करेंगे। इधर देख के फिजिशियन खड़े होते हैं और अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द जो है नैन आ जाए। नैन आती है। नैन के आते ही वो बहुत दुखी हो जाते हैं और युवांशु बाहर खड़ा हो जाता है। कहते हैं कहाँ है मेरी बहन, आए क्यों नहीं? कहती है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन आपकी बहन इस दुनिया में नहीं है, उसे उन लोगों ने मार डाला है। कहते ऐसे नहीं हो सकता है, मॉन्स्टर्स हैं वो लोग मेरी बहन को कैसे मार सकते हैं? बहुत ही ज्यादा वहां पर फिजिशियन बहन को याद करके रो रहे होते हैं। जो है पत्तियां लेकर चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मास्टर वहां पर आते हैं। कहते हैं कि ये मेरा बेटा रो क्यों रहा है? फ्लावर के पेटल्स का बूंद मिल गई थी तो वो अपनी बेटी को पिला देती है, लेकिन उसके कहती है कि मुझे तो कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। तब उसका बेटा कहता है लगता है कि हम लोगों के साथ स्कैम हो गया। लेकिन अचानक उसके पेट में बहुत देर से दर्द होने लगता है। कहती है मदर प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। अपनी पावर का यूज करता है और उन दोनों के जो कांटेक्ट एरे होता है ना अब साथ में जुट जाता है और लाला के साथ कांटेक्ट एरे तो टूट जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया पूरे 3 दिनों तक चलेगी। 3 दिनों तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना ये प्रक्रिया टूट जाएगी। कहती है कि मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ, बस जो पहले दर्द होता था अब कम दर्द हो रहा है। कहते हैं ठीक है, लेकिन ना मुझे बहुत नींद आ रही है। दोनों बच्चे कहते हैं हाँ नाटक कर रहे हो ना, और बहुत ज्यादा नाटक कर लो। वो उसको अपनी तरफ घसीट कहता है आंखें बंद कर लो। कहती है अच्छा ऐसे सोना था क्या? मुझे लगा ना कि अलग तरीके से सोना है। कपड़े निकाल कर कहता है क्या मतलब कपड़े क्यों निकालना है? जब बगल में सोना है तो मतलब इसे फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है। लेकिन पूरे टाइम वहां पर अभी युवान सुई के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी होती है। वो उसके कंधे से सर लगाकर सो जाता है। इधर हम देखते हैं कि टूटने के साथ साथ इधर प्रिंसेस भाई के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। कहती है मदर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इधर हम घसलेली के गोश्त को देखते हैं जो कहते हैं कि आप आएंगे ना? घोस्ट वाली कहते हैं हाँ बस थोड़े टाइम बाद, लेकिन मुझे कुछ है तुमसे जानना है। कहते हैं हाँ पूछिए ना मास्टर, मैं आपको क्या बताऊं? कहते हैं ये बताओ क्या जब 2 लोग सोते हैं तो कपड़े निकाल कर सोते हैं? कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि कपड़े निकाल कर सोते हैं। हाँ लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार में कपड़े निकाल कर साथ में रिलेशनशिप बनाया जाता है। कहते लेकिन मुझे तो अपनी डॉल के साथ रहना है। कहते हैं डॉल मतलब आपकी प्रेमिका? कहते हैं हाँ मतलब वही समझ लो। ठीक है फिर मेन और वुमेन को साथ में आने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। कहती है अच्छा तो ठीक है मैं समझ गया। अब हम देखते हैं वो बहुत खुश होता है कि हमारे मास्टर को ना उनकी प्रेमिका मिल गई है, बहुत जल्दी यहाँ का वारिस भी मिल जाएगा। इधर दोनों बच्चे बैठे हुए होते हैं। कहते हैं हम लोग अपनी मदर को प्रोटेक्ट करेंगे इस डीमन से। इधर नैन आ जाती है खाना लेकर और कहती है कि तुम भी खाना खा लो। वो सामने बैठ जाता है। उसके दिमाग में तो चल रहा होता है कपड़े निकालने की बात। कहते हैं कि चलो हम लोग खाएंगे, तो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। इतनी देर में जो युवा सुधा सबको शांत करा देता है। कहता है कि ये लोग जल्दी जल्दी खा लेंगे और तुम भी खा लो। कहती है ठीक है मुझे पता चल गया है कि मुझे अपने पूरे कपड़े निकालकर तुम्हारे साथ सोना है। उसके हाथ से कप नीचे गिर जाता है और कहती है युवा सुई भाग जाओ यहाँ से बदतमीज कहीं के। कहता है मैंने अब क्या गलत कह दिया? मैंने तो वही कहा जो है कहना चाहती थी, देखो ना मुझे बाहर निकाल दिया है, ऐसा क्या हो गया? कहते हैं रात में वो फिर से जाता है, उसके बगल लेट जाता है। कहती है अरे तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? थैंक गॉड मेरे कपड़े ही ठीक हैं। अपने पास से हटाने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो अपनी तरफ खींच लेता है। कहता है तुमने कहा था ना कि कपड़े निकालना है, तो तुम ये बात मान क्यों नहीं जाती? कहती है देखो इस तरह कपड़े नहीं निकालने जाते हैं, जब हम दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा तब मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। इस तरह प्लीज डिस्टर्ब मत करो, मेरा काम बहुत ज्यादा है, प्लीज मुझे फॉलो मत करना। कहता है मैं क्या इसे फॉलो भी ना करूं? बाहर निकलती है और जो है बर्थडे की तरफ चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर का बर्थडे होता है तो सबके सब वहां पर बहुत बढ़ियाबर चीजें लेकर वहां पर नैन आ जाती है। कहती है कि तुम लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, मैं भी यहाँ पर कुछ लेकर आई हूँ। वो वहां पर बिल लेकर आती है। वहां पर मास्टर भी बैठे होते हैं। कहते हैं कि लगता है कि यह अच्छा मूव करेगी, इसलिए मैं अपना डिस्पल बनाकर रहूंगा। इधर बहुत देर इंतजार करते करते युवान सुई थक जाता है। कहता है कि देखो ना अभी तक वो लोग वापस ही नहीं आए। तब हम देखते हैं कि उसका सैनिक कहता है कि अच्छा मास्टर बताइए ना कि आप खुश नजर नहीं आ रहे। कहते हैं अरे तुमने जो कहा था मैंने तो उससे वही कहा, लेकिन वो गुस्सा हो गई। कहते हैं हाँ वो गुस्सा ही हो जाएंगे ना,
आपको इस तरह नहीं कहना है, आखिर वो एक लेडी है। इस तरह सबके सामने कहोगे तो गुस्सा ही हो जाएंगे ना, इसलिए पहले आप ये बुक्स पढ़ लीजिए। कहते हैं इन बुक्स में क्या है, तो वो बुक्स को पढ़ने लगता है। कहता है वाह ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इधर हम देखते हैं प्रिंसेस बाई खड़ी होती है जहाँ पर दोनों बच्चे आ जाते हैं। प्रिंसेस भाई कहती है अच्छा अच्छी बात है तुम दोनों बच्चों को लेकर आए हो, आज इन दोनों को साथ में पकड़ लेंगे। तब नन कहती है कि तुम लोग जो सीक्रेट रिचुअल करते थे ना उसके बारे में मुझे पता चल गया है। तुम लोगों ने कितने ही जो है मासूम लोगों की जान ली है, लेकिन इम्प्रेस को इस बारे में पता नहीं होता है। कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, यहाँ पर ग्रैंडफादर और प्रिंसेस बई को इस बारे में पता होता है। कहती है अच्छा अपने सारे झूठ छुपाने के लिए यहाँ पर मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए आ गई। कहती है नहीं मैं बुद्धिस्ट टेम्पल की बातें दिखा सकती हूँ। उन्हें दिखाया जाता है बुद्धिस्ट टेम्पल को, तो वहाँ पर सिर्फ बुद्धिस्ट टेम्पल ही होता है। कहती है मैं वहाँ पर प्रे करने जाती हूँ अपने ग्रैंडफादर के साथ, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐसे इल्जाम लगाना बंद करो। कहती है नहीं इसके बाद का सीवी सीन देखो। जब उसके बाद का सीन वो देखकर मीन्स वो डेथ फेशन होती है। सब कहती है ये क्या है, मतलब कि वो सबकी सोल निकालकर उसके रिफाइन लेग निकालकर अपनी ग्रैंड डॉटर को देते थे। कहती है इस तरह किसी के साथ करना मतलब ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। इम्प्रेस कहती है ये क्या है। अब वहाँ पर वो अपने फादर को सजा देने के लिए तैयार हो जाती है कि ऐसे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ पर एक सैनिक को वो मार देती है और ग्रैंडफादर को भी सजा दी जाती है। ग्रैंडफादर को भी सजा दी जाती है। इस बात से वो नाराज तो बहुत होती है प्रिंसेस भाई, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सारा इल्जाम अपने ग्रैंडफादर पे जो लगा दिया था। इधर हम देखते हैं कि युवाश्वी देखते हैं कि फिर से उसकी डोल खतरे में है। कहता है मुझे जाना ही पड़ेगा। वो लाला के ऊपर अपने कॉन्ट्रैक्ट एरे का यूज करती है, लेकिन एरे टूट जाता है। इस पर प्रिंसेस भाई कहती है ये क्या हुआ, मेरा एरे टूट नहीं सकता है, यह मेरा एरे है। उसके पास से वो पूरा एरे खत्म कर देती है और यहाँ पर प्रिंसेस भाई के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगता है। कहती है इसने मेरा पूरा फेस जला दिया, मुझे इसने कहीं का नहीं छोड़ा, प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पर मिस्टर फ्रैंक कहती है कि तुम हर बार यहाँ पर आकर सारा काम बिगाड़ देती हो। नहीं इस बार लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। उन सबको छोड़कर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कहती है कि मास्टर आपने तो कमाल कर दिया। वैसे सही अब हम लोग जो है उस डीमन के पास चलेंगे या नहीं चलेंगे। युवानशुई के पास कहती है नहीं वहाँ पर क्या करेंगे जाकर, लेकिन तभी पीछे से युवानशुई आ जाता है। कहता है फिर से चली गई थी मुझे छोड़कर। कहती है नहीं छोड़कर नहीं गई थी, मैं अभी वापस आती। पीछे से सैनी कहता है आप लोग साथ में वक्त बिताइए, मैं तब तक मैं आता हूँ। फिर से कहते हैं अच्छा तो तुम क्या कहना चाहते हो, तुम घोस्ट वैली के राजा हो ना। कहता है हाँ मैं राजा हूँ। कहती है फिर ठीक है कोई बात नहीं। कहते हैं चलो फिर हम लोग साथ में थोड़ा वक्त बिताते हैं। कि दोनों को ये बात अच्छी नहीं लग रही होती कि हर बार ये युवानशुई मेरी माँ का हाथ पकड़ लेता। कहता है चलो ना हम लोग ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं। बुक्स का नाम सुनकर सैनिक वहां से भाग जाता है। कहती है कौन सी बुक, चलो मुझे दो। कहता है वो बुक्स मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कहती है चलो बुक दो मुझे। वो बुक देकर कहता है ये तुम्हें बुक पढ़ने की क्या जरूरत थी, जो इस सारी बुक्स को वहां पर जला देती है। कहती है कि अभी मैं इस ओल्ड मैन से ना अपना स्कोर बराबर करती हूँ। यहाँ पर युवान सही सोचता है कि आखिर बुक क्यों फाड़ती, इसने इतनी अच्छी तो बुक थी। इससे इधर प्रिंसेस भाई का चेहरा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। यहाँ जहाँ पर मैजेस्टी आते हैं और इम्प्रेस से कहते हैं कि तुमने सारा काम बिगाड़ दिया, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। फ्रैंक भी अपनी फियांसे को छोड़कर चले जाते हैं कि यह किसी लायक नहीं है। इम्प्रेस कहती है तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो, याद रखो। कहते हैं मुझे इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे नहीं रहना है इसके साथ। तब यहाँ पर एमरेस अपनी बेटी को सही करने के लिए अपनी पावर देती हैं। कहती है कि मैंने अपनी आधी से ज़्यादा पावर दे दी है, लेकिन आधी से ज़्यादा पावर दे दी है, अब तुम्हें अपना स्कोर उससे बराबर करना है। कहती है ठीक है मदन। इधर बाहर से फ्रैंक सुन रहे होते हैं। कहते हैं मुझे उस नैन के पास जाना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि डीमन वैली में ना सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि नैन ने बहुत अच्छा काम किया है। गॉड मदर कहती है कि ये तुम्हारे दोनों बच्चे हैं ना। गॉड मदर कहती है इसके साथ तुम क्यों आए हो। कहता है क्योंकि मैं इसके साथ सोना चाहता हूँ, मैं इसके साथ सोता हूँ। कहती है ये क्या बकवास चल रहा है। लाला कहती है ए डीमन चुप बैठो, लेकिन वहाँ पर डीमन गॉड को देखकर वो पीछे हट जाती है। सब कहते हैं अरे ये डीमन गॉड है,
ये रेड घोस्ट वाली है, इससे तो बचकर ही रहना चाहिए। वहां पर उसे चक्कर आ जाता है। तो गॉड मदर कहती है मेरे दोनों ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन बहुत अच्छे हैं, चलो मैं तुम लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताऊंगी। सामने बैठ जाती है, कहती है कि मुझे अपनी मास्टर वापस चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ यह अपनी मास्टर नहीं चाहिए। जैसे ही निवांशु इन दोनों की तरफ देखती है तो वो डर जाती है। पता चलता है कि यहाँ पर सैनिक फिर से आता है कि आपको रेड घोस्ट वैली चलना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए आपको अपनी नैन को छोड़ना पड़ेगा। जैसे वहां से जाता है तो दोनों बच्चे कहते हैं अच्छा हुआ चले गए, अब हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। जो फिजिशियन होते हैं ना, वो बार बार नैन से मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर वहाँ के डिसिपल अटैक करते हैं। तो वो लाला और भाई भाई जाते हैं, वहाँ पर फिजिशियन को बचाते हैं। पता चलता है वहाँ पर ओल्ड मैन आ जाते हैं, कहते हैं मेरी डिसिपल बनोगे। कहती है मैं डिसिपल नहीं बनूंगी, मेरे अंदर खुद इतनी पावर है कि मैं डिसिपल नहीं बनूंगी। लेकिन इतनी ही देर में ओल्ड मैन के पास कुछ ज़्यादा ही ताकत होती है और उन सबको वहाँ पर बेहोश कर देते हैं। कहते हैं क्या किया ग्रैंडफादर आपने, इन लोगों को बेहोश क्यों किया। कहते हैं ये लोग इनोसेंट हैं और मैं भी इनोसेंट हूँ, मैं तो बस इनसे इतना ही कह रहा था कि मेरी डिसिपल बन जाओ, लेकिन नहीं बनी तो क्या करूँ, आखिर इन सबको मुझे ऐसे ही कैद करना पड़ेगा ना। उन सबको एलेक्सिया बना देता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है। इधर हम देखते हैं कि वंशुई का काम लगभग पूरा हो गया था, लेकिन इधर ओल्ड मैन आ जाता है इम्प्रेस के पास, कहता है तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब इम्प्रेस कहती है चाहते क्या हो, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इंपीरियल पहले से ही कहते हैं मैं तुम्हारा यहाँ का पूर्वज हूँ। कहते हैं पूर्वज, कैसे पूर्वज। पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा जैन बन जाते हैं और तुम लोगों का पूर्वज हैं, इसी वजह से तुम लोगों को मुझे ग्रीट करना चाहिए। कहती है कि मैं तुम्हें अपना पूर्वज नहीं मानती हूँ, तुम जैसा गंदा इंसान कभी मेरा पूर्वज हो ही नहीं सकता। कहती है अच्छा नहीं हो सकता। वहां पर एक ही बार में सबको नीचे गिरा देता है। कहती बदतमीज कहीं के, इतनी देर में। ओल्ड मैन वहां से भाग जाता है। कहती है इसने मेरा पूरा फेस बर्बाद कर दिया है, पता नहीं कौन है। जस्टी कहती है आखिर ये तुम्हारे ही कहने पर ये लोग यहाँ पर आ गए हैं, आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहती है मैं इसे मार डालूंगी, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं हुआ। अचानक धरती फिर से हिलने लगती है और वहां पर आ जाता है युवा सुई। कह सब कहते हैं एक जाता है एक आता है, आखिर ये लोग जाते क्या है। कहते हैं ये बताओ मेरी डोल कहाँ पर है। इस पर इम्प्रेस कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारी डोल कहाँ पर है, अगर पता होता तो बता देती ना। कहती है कि पता कर लो, तुम्हारे पास तो सच्चाई पता करने के कितने सारे तरीके हैं। सुई चेक करता है कि हाँ सच में इन लोगों को नहीं पता है कि मेरी डोल कहाँ पर है। वहां से चले जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि हम लोग सब कुछ तो हार चुके हैं, आखिर अब और क्या करें। इधर हम देखते हैं ओल्ड मैन लेकर जाता है उन तीनों को घस्ट वाली के लीडर की जगह पर। वो लोग उसके ऊपर अटैक करने चलते हैं तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ अगर मेरे डिसिपल बनने को तैयार हो तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन बाकी सब कह रहे होते हैं हम डिसिपल नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, कितना भी कुछ हो जाए। कहते हैं तो ठीक है, आज के बाद तुम लोग यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। यहाँ पर नैन कहती है क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, जो डिवाइन रेलम पर जो सील लगी क्या तुम उसे तोड़ सकते हो। कहाँ। कहता है हाँ बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। कहती है ठीक है फिर मैं आपके डिस्पल बनने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें अपना डिस्पल मानता हूँ और मैं तुम्हारा आज से मास्टर हूँ। मुझे उस इंसान से भी मिलना है जो तुम्हारे साथ रहता है, मुझे उसे भी अपना डिस्पल बनाना है। वो उन लोगों को लेकर वहां से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि बेचारे युवा शुई अभी तक अपनी डोल को नहीं ढूंढ पाया था, बहुत टाइम हो गया था। इधर हम देखते हैं कि सैंड सेक्टर में जो है नन पहुंच जाती है। इतने सालों के बाद आने के बाद ओल्ड मैन कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। वो जाता है वहाँ के लीडर से मिलने। इतनी देर में जो लाला होते हैं चले जाते हैं। वहाँ पर एक स्टोन पर कुछ लिखा हुआ होता है, उसको छूने के लिए तो वहाँ के डिस्पल कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी महान चीज़ को छूने की। इधर ओल्ड मैन जैसे ही जाते हैं वहाँ के मास्टर के पास तो कहते हैं कि इतने टाइम बाद जंस तुम यहाँ पर आए हो, क्या हुआ। कहते हैं मास्टर हंग वो मेरी डिसिपल बाहर आई है ना, उसे तुम थोड़ा सा प्रशिक्षण दे दो। कहते हैं ठीक है उसे यहाँ पर ले आओ, मैं उसे जरूर प्रशिक्षण दूंगा। कहते नहीं वो यहाँ पर नहीं आएगी, मैंने उसे प्रॉमिस किया है, तुम बाहर चलो। कहते हैं ठीक है चलो चलो चलते हैं, सिर्फ 3 मंथ की ही तो बात है। इधर हम देखते हैं कि लाला और बाइबी की वजह से ना थोड़ी दिक्कत हो गई थी, उसने उस पत्थर को नीचे गिरा दिया था तो नैन ने वो पूरा पत्थर तोड़ दिया और वहां के डिसिपल को मारा भी था।
कहते हैं कि तुम लोग मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाऊं। जैसे ही मास्टर वहां पर जाते हैं तो कहते हैं कि यह क्या किया तुमने। दोनों बच्चे कहते हैं हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले शुरुआत इन लोगों ने की थी। कहते हैं ठीक है, यही आपकी डिसिपल हैं। मास्टर मन में सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये लड़की काफ़ी पावरफुल है, हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं। वैसे मुझे प्रपोजल एक्सेप्ट है, मैं इसे अपने डिसिपल बनाने के लिए तैयार हूँ। सबके सब कहते हैं मास्टर इसे यहाँ का डिसिपल मत बनाओ। कहते हैं नहीं, मैं मास्टर हूँ, तुम लोग नहीं। इधर हम देखते हैं अंदर जाती हैं और उन्हें कपड़े दिए जाते हैं कि तुम ये पहन लो, तुम्हारी यूनिफॉर्म है, आज के बाद से तुम्हें यही पहन कर रहना है। कहती हैं ठीक है। इधर हम देखते हैं कि नया जो है युवाशयी को पता चल जाता है कि सैमसन सेक्टर में उन दोनों को देखा गया है। मीन्स नैन और दोनों बच्चों को वो जाने लगते हैं। कहते हैं मुझे अपने पास से ही जाना पड़ेगा, तुरंत ही चले जाते हैं। सैनिक कहते हैं इतना क्या जरूरी है कि वो तुरंत ही भाग जाते हैं। प्रिंसेस बई को देखते हैं जो पूरे जो है महल की तरफ से निकल रही होती है कि डिवाइन बीस्ट की ताकत मेरे पास है और असली ड्रैगन गॉड मैं हूँ। पर क्यों आइसेंट आप बताती। कहते हैं नहीं, वो डिवाइन बीस्ट की ताकत मेरे अंदर है ना, और फिनिक्स की ताकत भी, इसी वजह से मैं खुद यहाँ पर चल के आई। कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तब वो बताती है कि एक विलेन भी है। मास्टर कहते हैं कौन सी विलेन है, बताओ, मैं आपके साथ जस्टिस करूंगा। कहती है थैंक यू सो मच सेक्ट लीडर। सामने से नैन आ जाती है। कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर कैसे है। कहती है क्यों, ये पैलेस मेरा है, मैं यहाँ की डिस्पल हूँ, तुम ही यहाँ पर आ सकते हो क्या। कहती है कि मास्टर आपने ये किसको लाकर यहाँ पर रख दिया, सनसेट में के लिए अच्छी नहीं है। कहती है क्यों अच्छी नहीं हूँ, इतना चिल्लाने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना कि तुमने डिवाइन बीस्ट को मेरे अंदर से चुरा लिया था। वो कॉन्ट्रैक्ट एरिया दिखाती है जो उनके उसके बीच से टूट चुका था और उन दोनों से जुड़ चुका था। इस पर मिस्टर फ्रैंक कहती है ये झूठ है, ये बहुत ही बड़ी धोखेबाज है। कहती है क्या धोखेबाज है। यहाँ पर बहुत तेजी से प्रिंसेस भाई चिल्ला रही होती है कि बीस्ट किंगडम में अगर तुम्हें उसी दिन मार दिया जाता ना तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पर मिस्टर फ्रैंक कहते हैं ये डीमन आर्टिफैक्ट यूज करती है। कहते हैं कौन सा डीमन आर्ट इफेक्ट। पता चलता है उसने जो डिवाइन जो डीमन रेलमा से सारे डीमंस ने दिया था ना हथियार, वो उन सबको जो है लेग सेक्ट लीडर को दिखा देते हैं। कहती है सच में ये डीमन से मिली हुई है। इधर रिवन सुई को लग रहा था कि कुछ ना कुछ नैन के साथ जरूर गड़बड़ होने वाला है। कहती है भले ही मैं डीमन से मिली हुई हूँ, मैं डीमन अभ्यास में फंस गई थी, इसी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि डीमन कल्टिवेशन भी करती हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस बेल लगातार उसके ऊपर आरोप लगा रही होती है कि अगर बचना चाहती हूँ ना तो झूठे आरोप लेकर मत बचो। वहाँ पर से एक लीडर उसको नीचे बैठा देते हैं। कहती है कि आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं। सेक लीडर कहती है अब तुम मुझे बताओगी यहाँ पर ट्रिपल क्रिएट करने के बाद। कहती है दोनों बच्चे कहते हैं मास्टर क्या हुआ है आपको। तभी हम देखते हैं कि उस पर अटैक हो जाता है और ये तो बहुत ही पावरफुल शक्ति है। आखिर यहाँ पर कौन आया है। सामने से युवा सुई आ जाता है नैन को बचाने के लिए और सबको नीचे बैठा दिया जाता है। कहते हैं तुम्हारे चेहरे पर यह चोट कैसे लगी। आखिर इन लोगों की इतनी हिम्मत से लीडर के सारे बाल खुल जाते हैं। कहते तुम बहुत आगे जा रहे हो, इसी वजह से मुझे यहाँ पर गॉड रियल्म से गॉड को बुलाना ही पड़ेगा। कहते हैं किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि गॉड रियल्म को बुलाया जाए। वहाँ पर गॉड मास्टर आ जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ, इस तरह तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है। वो युवा सुतना उनसे भी लड़ने के लिए जाता है। तब नैन रोक देती है कि तुम प्लीज मत जाओ, जो हो रहा है होने दो। तब हम देखते हैं कि गॉडफादर कहते हैं कि ठीक है, अगर मुझे सही सच और झूठ का पता करना है तो 3 दिन बाद कंपटीशन है। कंपटीशन में ही पता चल जाएगा कि कौन रियल सेंट है और कौन फेक सेंट है, वहीं पर पता लगाया जाएगा। कहते हैं ठीक है। तब तक ओल्ड मास्टर भी आ जाते हैं। कहते हैं नैन चलो अब तुम यहाँ से, लेकिन वहाँ पर से एक लीडर बार बार बोल रहे होते हैं तो ओल्ड मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और से एक लीडर के मुंह से पूरा धुआं निकलने लगता है। से इधर गॉडफादर कहते हैं कि वही लड़की है जिसको मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। इधर आप सबके बीच में ना एक जंग से छिड़ जाती है कि 3 दिन बाद असली सेंट का पता चलेगा। इधर हम देखते हैं प्रिंसेस कहती है मुझे ये कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा। मिस्टर फ्रैंक कहते हैं 3 दिन बाद ही तुम्हारा भाग्य तय होगा कि तुम मेरे साथ रहोगे या नहीं रहोगे। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, इतना याद रखो, ये 3 दिन बाद का कंपटीशन जीतना।
इधर हम देखते हैं कि नैना अभी युवाशुई को खाना खिला रही होती है। कहता है अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा है, और कहती है हाँ बाहर का खाना सब अच्छा ही होता है। वो मार्केट जाता है, खाने की कोशिश करता है और बच्ची से खाना छीन लेता है। बच्ची कहती है बैड ब्रदर तुमने मेरा खाना क्यों छूना? नैन ने तो कहा था कि बाहर का खाना अच्छा होता है लेकिन उसने झूठ बोला। कहते हैं कौन? नैन। कहते अरे मेरे पिलो ने झूठ बोला है ना। पीछे से नैन कहती है मैंने यह नहीं कहा था कि किसी का खाना भी छीन कर खा लूं और जरूरी नहीं हर खाना अच्छा ही हो। कहते ठीक है चलो कंपटीशन का टाइम आ गया है। तो नैन और बई को आमने सामने खड़ा किया जाता है। नैन कहती है हार जाना तो मुझे मत कहना, लेकिन जितने भी डिसिपल होते हैं कहते हैं कि भाई ही जीतेगी क्योंकि असली सीन तो वही है। यहाँ पर बई कहती है कि आज मैं तुम्हारी बोन्स को निकाल कर जमीन में जो है दफना दूंगी। एक ही वॉर में बई नीचे गिर जाती है। सब कहते हैं कि अच्छा मतलब ये रियल सेंट नहीं है। वहां पर अपना गोल्डन ड्रैगन बाहर निकालती है। लाला और बेबी ऊपर जाते हैं। वहां पर तुरंत ही उसके गोल्डन ड्रैगन को नीचे गिरा देती है। उसके ऊपर पैर रख देती है। उसके मुंह से कपड़ा हटा देती है। सब कहते हैं अरे इसके मुंह को क्या हुआ है, इसका मुंह क्यों जला हुआ है। वहां पर अपनी पावर का यूज करती है कि सब कुछ अब बराबर होगा। इतनी देर में मिस्टर फंग क्या करते हैं? प्रिंसेस होते हैं, उनको पकड़कर मार रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम्हें तो मैं यहीं पर मार डालूंगा, वरना कल का कंपटीशन जीत लेना। अंदर जाते हैं तो देखता है युवान सुई होता है। वो उसको लेकर बिस्तर पर चला जाता है। कहता है कोई अंदर आया है, कुछ चुराने आया था। लेकिन यहाँ पर नैन का दिल तेजी से धड़कने लग रहा था कि यह कितना हैंडसम है। पता चलता है कि अब थर्ड कंपटीशन का टाइम होता है, जहाँ पर गॉडफादर खुद आएंगे। वहाँ पर एक बॉक्स रखा जाता है जिसे कोई भी नहीं उठा पाता। हर कोई आता है उठाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बाई आती है, कहती है मैं उठा लूंगी। वो बार बार कोशिश करती है लेकिन नहीं उठा पाती। सब कहते हैं ये क्या मतलब है, तुम असली सैंड नहीं हो। नैन आती है, कहती है अरे ये तो कितना हल्का है, उठा लेती है। अंदर से गॉडफादर कहती है क्या सच में यह वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था? तभी वहां पर गॉडफादर आ जाते हैं। कहते हैं गॉडफादर देखो ना, इस लड़की ने बॉस को उठा लिया, सच में इसके पास इतनी पावर है। रीडर कह रहे होते हैं कि असली सेंट ये है। यहाँ पर वो उठते हैं और अब जो गॉडफादर होते हैं कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने मुझे अंधा समझ रखा है कि मुझे दिखाई नहीं देता है कि असली सेंट कौन है? वहाँ पर अभी पता चलता है कि जो मिस्टर फ्रैंक है ना वो डीमन कल्टिवेशन करते थे और उनका वहाँ पर पर्दाफाश भी हो जाता है। कहते हैं तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। उसका हाथ गॉडफादर तोड़ देते हैं। सेक लीडर भी कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, भेड़िए और लोमड़ी भी ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो। तब माफी मांगते हैं। सेक लीडर नैन से कहती है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी ये टेस्ट पास कर चुकी हूँ। जाते ही गॉडफादर कहते हैं कि यहाँ पर डेमनिंग पावर्स बहुत सारी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे कुछ एहसास होता है। उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो युवॉश कहता है ये हाथ छोड़ो मेरी ई पिलो का। कहते हैं लेकिन मुझे इसका हाथ पकड़ना है, मुझे कुछ देखना है। कहते हैं कि तुम्हारी गॉड मदर कौन है, मुझे बताओ ना। कहती है मेरी गॉड मदर ये न्यू है। कहते हैं यूनियो। कहते हैं हाँ यूनियो। बताते हैं कि वो यूनियो के जो है बहुत साल पहले प्रेमी हुआ करते थे, लेकिन वो उन्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाए। बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कभी मिली ही नहीं। क्या तुम मुझे लेकर चल सकती हो जो है ये यूनियो के पास और मुझे गॉडफादर बुलाओ ना? कहती है मैं नहीं बुलाऊंगी गॉडफादर, ना ही लेकर जाऊंगी। कहती है अरे प्लीज मुझे लेकर चलो। अभी हम देखते हैं कि वो लोग डीमन वैली पहुंच चुके होते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लगी हुई सील को तोड़ना पड़ेगा। नैन अपनी पावर का यूज करती, सारे के नैन अपनी पावर का यूज करती है। गॉडफादर भी अपनी पावर का यूज करते हैं। यहाँ पर उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और सील टूट जाती है। जैसे ही सील टूटती है तो गॉड मदर कहती है कि मैं बाहर की दुनिया देख सकती हूँ या सील टूट गई। सारे डीमन बहुत खुश होते हैं। कहती है कि अच्छा अब तुम मेरे पास ही रहोगी ना? कहती है चुप रहो, अभी बाद में इन सब बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर गॉडफादर जाते हैं। कहते हैं यून प्लीज मुझे माफ कर देना। कहती है अरे ओल्ड मक तुम भी यहाँ पर आ गए, आखिर मुझे तो लगा तुम मर गएगे। कहते हैं नहीं मरा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तुम मेरे पास रहोगे ना? फादर कहते हैं हाँ, तुम्हारे पास हमेशा के लिए। और यहाँ पर युवा सुई तो तुरंत ही नैन को लेकर भी चला जाता है। कहता है अब हम सब साथ में ही रहेंगे। सारे डीमन और युवा सुई साथ में नैन और दोनों बच्चे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे फादर के रूप में। तो कुल मिलाकर इसकी हैप्पी एंडिंग हुई। तो
आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।